गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिनव अवस्थी आप सभी का मेरी अगली क्लास में स्वागत है। ठीक है, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी रही है ना, तो गर्मी और कोरोना दोनों का ध्यान रखते हुए भैया थोड़ा सा अपनी पढ़ाई का भी ध्यान देना है। तो ऐसा है, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 40। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के मात्रक विमाएं, ठीक है, इन सभी के बारे में जानकारी दी, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी आपको बताई हैं। दूसरा, मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के मैंने टाइप्स बताए हैं। उसके बाद हमने गाउस लॉ के बारे में कैलकुलेशन की है। उसके बाद हमने कूलॉम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन पढ़ा है। आफ्टर ऑल हम पहुंच गए थे एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें से हम पहला अनुप्रयोग पढ़ चुके थे, और वो पहला अनुप्रयोग था किसी रेखीय आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना। ठीक है, ओके, जिसका हमारे पास फंक्शन आया था, आपको मैं बताता हूं कि किसी रेखीय आवेशित चालक तार के कारण अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करें तो उसका फंक्शन आता है हमारे पास E is equal to 2 के लैम्डा अपॉन स्मॉल r। ये वैल्यू आती है जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में शॉर्ट आउट करवाई थी। ठीक है, अब ध्यान देना है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है और आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। क्लियर? लास्ट क्लास के बाद कभी कभी आपसे इस पर आधारित एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, और वो न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आपसे पूछेगा वो मैं आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल करके बताता हूं अभी, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल पूछा आपसे एग्जाम में, और वो क्वेश्चंस कैसे बनता है, मुंह जबानी बात करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि मान लेते हैं कि किसी रेखीय आवेशित चालक तार, माना किसी रेखीय आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा आपको दे रखा है 4 माइक्रोकूलम प्रति मीटर। आपसे कह रहा है कि कोई भी रेखीय आवेशित चालक तार है, उसका रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, उसका मान आपको दे रखा है 4 माइक्रोकूलम प्रति मीटर। कह रहा है इस चालक तार के मिडस्ट पॉइंट O से लगभग कुछ भी मान सकते हैं आप अपने हिसाब से 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है, गणना करनी। तो एक बार मैं न्यूमेरिकल को वापस से रिपीट कर रहा हूं उसकी लैंग्वेज को, और वो लैंग्वेज बनती है कि कोई भी एक रेखीय आवेशित चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम प्रति मीटर है। इस रेखीय आवेशित चालक तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी एक पॉइंट P उपस्थित है, जहां पर हमें, या कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट उपस्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है, गणना। क्लियर? तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको दिया हुआ क्या है। ठीक है, हमको रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा था, हमें डिस्टेंस दे रखी है, तो हमने दोनों को लिख लिया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेशन करवा रहा है, दैट मींस E का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें E कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, दैट मींस V होगा। हम जानते हैं, आप क्या जानते हो बेटा, कि रेखीय आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात होती है ना, उसका सूत्र होता है E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन स्मॉल r। क्लियर? उसके बाद अब हमारे पास लैम्डा है, हमारे पास r है, के कूलम कांस्टेंट इसका फंक्शन, हम इसका संख्या का मान हम जानते ही हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद सीधा डायरेक्टली फार्मूले में क्या रखना है, मान रखना है, आंसर प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे कि उनको दिख गया भाई लैम्डा दे रखा है, r दे रखा है, ठीक है ना, तो यूनिट्स आपको इक्वल रखनी है भैया, सेम रखनी है। ठीक है ना, सेम सिस्टम में रखना है, या तो आप उसको सीजीएस में रखो, या उसको अगर एफपीएस में दे रखा है तो एफपीएस में रखो, अगर आपको एमकेएस या एसआई में दे रखा है तो उसको एमकेएस या एसआई में कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू तो किसकी है, एसआई यूनिट की है, और एक आपने ले ली सीजीएस की, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उन सभी की यूनिट इक्वल्स होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेता हूं, जैसे कि लैम्डा बराबर आपको 4 माइक्रोकूलम प्रति मीटर दे रखा है। अब बहुत से बच्चों को समझ में यही नहीं आ रहा होगा कि
कि सर लैम्डा का जो मात्रक है वो माइक्रो कूलम प्रति मीटर कैसे हो गया, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। देखिए आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू होता है q अपॉन l। अरे बस समझ में। अब q क्या होता है भैया, आवेश, तो कूलम और लंबाई कितना हो गया मीटर। अब इसमें इसकी क्या शॉर्ट यूनिट दे दी है माइक्रो कूलम, इसलिए मैं आवेश लेकर माइक्रो कूलम और लंबाई की जगह कर लिया मीटर। क्लियर। अब मुझे इसको चेंज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आवेश तो दे रहा था उसने माइक्रो में और लंबाई उसने कितने दे रहा है मीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट बनाना पड़ेगा ना। तो लैम्डा बराबर है 4। अब आप जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलम बराबर में होता है 10 की घात -6 कूलम, तो 4 × 10⁻⁻⁶ ये कूलम कन्वर्ट हो गए बटे में मीटर। क्लियर। अब ये ऐसा ही हो गई ना पूरी। अब ये किसको दे रहा है, सीजी इसको दे रहा है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे r = 20 सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग देंगे, उसको कन्वर्ट करके 10⁻⁻² मीटर। क्लियर। पुट द वैल्यू देयर इस इक्वेशन k, जो कि क्या है आपके पास कूलम कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है 9 × 10 की घात 9। ठीक है, रखिए मान। तो E = 2 अपनी जगह पर है, k का मान आपने कितना दे रखा है, हां जगह कम कर दिया, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। E बराबर 2 अपने पॉइंट पर है, जगह पर है, k का मान मैंने रखा 9 × 10 की घात 9 इनटू लैम्डा की जगह पर मैं रख रहा हूं 4 × 10 की घात -6 लिख दिया बेटा मैंने, 4 × 10 की घात -6 बटे में r की जगह पर मैं कितना लिखूंगा 20 × 10⁻²। क्लियर। अब देखिएगा E = ठीक है। अब देखो भैया कुछ काटाकुटी हो रही है क्या, मैं इसको कुछ ऐसे शो करता हूं। 4 का गुणा 2 से कराएंगे बेटा, 4 गुणे कितने हो गए 8, 8 का गुणा 9 से कराएंगे, 8 दाम कितने हो गए 72। वापस ले लिया 4 × 2 8, 8 × 9 7। ठीक है, इनटू देखो प्लस के 9 है और माइनस के 6, क्या बचा प्लस के 3 डिवाइड बाय 20 × 10⁻²। इधर देख लीजिएगा, बहुत ही लो स्टैंडर्ड से लेके चल रहा हूं। 20 × 10⁻², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 20 को लिख सकता हूं इनटू 10⁻² प्लस के बाद -2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻1, तो 2 × 10⁻⁻1 -1, इसको ऊपर लेकर जाओगे प्लस होगा, ऑलरेडी प्लस के 3 ऊपर बैठे हुए हैं, तो तीनों कितने हो जाएंगे 4। तो आप क्या लिख सकते हैं E = 72 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2। ये चल रहा है 2 से 72 कितनी बार कैंसिल हो गया 36, दैट E = 36 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। बस क्लियर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ था जिसमें हमें लैम्डा का मान दे रखा था, r का मान दे रखा था, और किसी भी प्रोपागेटिंग पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करवाना था। तो मैं आपको फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आपको अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप उस चीज को ढूंढो जो आपको दी हुई है। तो आपने देखा था कि लैम्डा दे रखा है, r दे रखा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, सिर्फ e के बारे में पूछ रहा है, तो आपने फंक्शन लिख दिया, फंक्शन के बाद आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हो गई। क्लियर। ठीक। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, एक और आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करके बताता हूं। ठीक है, इससे थोड़ा सा अप स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ठीक ले लेते हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बनता है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 1 मीटर, एक इलेक्ट्रॉन 1 मीटर त्रिज्या के, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 1 मीटर त्रिज्या के रेखीय आवेश चालक तार, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 1 मीटर त्रिज्या के रेखीय आवेश चालक तार रूपी वृत्तीय पथ पर v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वापस सुन लीजिएगा मेरा क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 1 मीटर त्रिज्या के रेखीय आवेशित चालक तार रूपी वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रहा है। अरे बात समझ में। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। जबकि एग्जामिनर ने, यानी जिसने जो न्यूमेरिकल बनाया है, उसने आपको लैम्डा का मान दे रखा है
माइक्रोकूलम प्रति मीटर। आ रही बात समझ में? ऑलरेडी उसने साइड में दे रखा है, ऑलरेडी उसने साइड में लैम्ब्डा का मान आपको दे रखा है। मैं वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 1 मीटर त्रिज्या के रे के आवेशी चालक तार को मैंने वृत्तीय रूप में मोड़ दिया है, उस वृत्तीय पथ पर जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है। अब उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है उसका हमें वेग ज्ञात करना है। क्लियर? जबकि उसने उसकी जो लीनियर डेंसिटी है दैट मींस लैम्ब्डा का मान उसने आपको कितना दे रखा है 6 माइक्रोकूलम पर मीटर। अब उसने रेडियस दे रखी है आपको r = 1 मीटर। Let's calculate the functions of v का मान पूछ रहा है कि the velocity of this electrons when the moving of the circle mode of linear conduction wire, ठीक है, कि उस इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए जो उस वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें जो वृत्तीय पथ है उसकी रेडियस दे रखी है 1 मीटर, हमें लीनियर डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मान दे रखा है, हमसे पूछ रहा है वेग v का मान। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई भाई, हमसे इलेक्ट्रॉन का वेग कैलकुलेट करवा रहा है और रेखीय आवेशित चालक तार है, तो हम जानते हैं सर कि हमने रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या की है, गणना की है। तो हम जानते हैं we know that intensity of electric field due to a linear conduction wire E is equal to में 2 के लैम्ब्डा अपॉन स्मॉल r। ठीक है भाई, अब लैम्ब्डा आपके पास है, r आपके पास है, E आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें कैलकुलेट तो क्या करना है, v कैलकुलेट करना है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, आप देखिएगा ये एक रेखीय आवेशित चालक तार को मोड़कर मैंने एक सर्कल बना लिया है, ये इस पर एक समान रूप से आवेश मिलता है, यानी कि ऐसे है कि ये हमारे पास कोई एक रेखीय आवेशित चालक तार था, ठीक है, इसको मोड़कर मैंने क्या बना लिया है, एक सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल की जो रेडियस है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल की क्या बन गई, रेडियस, एंड दीज वैल्यूज इज गिवन देयर नाउ 1 मीटर, 1 मीटर दे रखी है। ठीक, अब यहां पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और वो इलेक्ट्रॉन इस सर्कल पर या इस वृत्त के चारों ओर कितने वेग से गति कर रहा है बेटा, v वेग से गति कर रहा है। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, ठीक है। अब याद कीजिए 11th क्लास में पहुंची, 11th क्लास में मैंने आपको अच्छे से अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा बताई थी। जब ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर गति करेगा, अरे बात समझ में, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जब ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा, जैसे हम कह सकते हैं वर्तुल गति करेगा, तो इस कंडीशन पर इस इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए लगने वाला बाह्य बल, और वो बाह्य बल यहां पर कौन से बल के रूप में लगेगा, विद्युत बल के रूप में लगेगा। वो बाह्य बल के रूप में लगने वाला विद्युत बल इसको केंद्र के अनुदिश चारों ओर वृत्तीय पथ पर घुमाने वाले आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के कैसा होगा, यानी कि वापस से समझने की कोशिश कीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें कोई भूत प्रेत आत्मा तो है नहीं कि अपने आप उड़ने लग जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर गति कराएगा तो इसको कोई भाई एक्सटर्नली फोर्स चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, चाहिएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन है, आवेशित है, अब इस आवेशित रेखीय वृत्तीय चालक तार पर ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस पर उसको गति कराने के लिए बाह्य बल के रूप में कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। ठीक है, विद्युत बल लग गया, एफेक्ट। ठीक है भाई, अब विद्युत बल ने तो इसको क्या करा, गति, लेकिन क्या गारंटी है कि विद्युत बल इसको वृत्तीय पथ पर ही घुमाएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो विद्युत बल ने तो केवल इसको गति प्रदान कर दी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर ही गति करेगा, इसके लिए सहायक कौन है, अभिकेंद्रीय बल, जो कि परिमाण में कौन से बल के बराबर होगा, विद्युत बल के बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी रामायण आपको समझ में आई होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, अब हम यहां पे लिखेंगे बाकायदा इलेक्ट्रॉन की
वृत्तीय गति के लिए, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए क्या होगा भैया? अभिकेंद्रीय बल। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए मैं आपको बता रहा था कि अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल के बराबर हो जाएगा। ये हो गया Fc, ये हो गया Fe, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का फंक्शन आप जानते हैं, Fc mv²/r, एंड हियर इलेक्ट्रिक फोर्स F में कितने का बराबर आएगा बेटा? QE के बराबर आएगा। कैसे आया बार बार बताना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है E=F/Q, यहां से अगर F का मान निकालोगे तो F कितने के बराबर आ जाएगा? QE के बराबर। अब ये Q चार्ज, दोनों का मान रखते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी mv² अपॉन r इजिकल्स टू में Fe की जगह पर आप रखेंगे QE। ओके, अब हमें Q की वैल्यू चाहिए, ठीक है। याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्वांटिनाइजेशन ऑफ दिस चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ाया है मैंने आपको, आवेशों का क्वांटीकरण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आवेशों के क्वांटीकरण से। आवेशों के क्वांटीकरण से, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस n, एंड हियर n इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। भैया कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहा था, तो n इज इक्वल्स टू 1 और E इज इक्वल्स टू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो मैं डायरेक्टली फिलहाल तो काम चलाने के लिए Q बराबर E रख देता हूं, दिक्कत थोड़ी है ना। तो Q बराबर हमने E रख दिया। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिएगा, ठीक है। तो देखो ये लीजिएगा mv² अपॉन स्मॉल r इज इक्वल्स टू में Fe की जगह पर मैंने QE रखा है, तो QE की जगह पर मैं रख सकता हूं E, क्योंकि n की जगह पर मैं 1 रखूंगा, 1 का गुना E से कराएंगे तो E आना है, E इंटू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखो, mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू में स्मॉल e अपने पहले इस पर स्टैब्लिश है ही, कैपिटल E, हेयर कैपिटल E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फंक्शन आप जानते ही हैं लीनियर कनेक्शन वायर के कारण 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r, तो 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r, ठीक है। ओके, r से क्या कैंसिल हो गया बेटा? r कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बच रहा है? देखिए मैं यहां से थोड़ा साफ कर देता हूं। तो आपके पास वैल्यू बच रही है mv² इज इक्वल्स टू E स्मॉल e इंटू 2k लैम्बडा। ओके, तो हमें चाहिएगा v का मान, सॉरी हाँ v का मान चाहिए हमें। तो सबसे पहले m को उसके डिवाइड में ले जाएंगे तो 2k लैम्बडा e अपॉन m। अब ये स्क्वायर मारा है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो अंडर रूट 2k लैम्बडा e अपॉन स्मॉल m। हो गया भाई, आगे v का फंक्शन। अब एक बात बताओ, सारी चीज आपको दे रखी है, k का मान आप जानते ही है, लैम्बडा का मान आपको दे रखा है, e इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me चाहो तो m लिख दो, नहीं तो e लगा देना सरफिक्स में, ठीक है। अब मैं सारी वैल्यूज आपको बता देता हूं एक बार। k 9 गुणा में 10 की घात 9, लैम्बडा भैया माइक्रो कूलम प्रति मीटर दे रखा है तो कन्वर्ट करके लिख रहा हूं मैं, 6 गुणा में 10 की घात -6, ठीक है ना, कूलम प्रति मीटर। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ऐसा यूनिट, ठीक है। और कुछ तो नहीं बच रहा है देव भैया? नहीं बच रहा है सर। अब हमें क्या करना है? सबका मान रखना है, तो b बराबर अंडर रूट 2 इंटू k 9 गुणा में 10 की घात 9, लैम्बडा कितना आ गया? 6 गुणा में 10 की घात -6,
ये -6 कैसे कंफर्म हुआ मालूम चल गया ना, माइक्रो कूलम पर मीटर है, मैंने इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैंने k की जगह पर मान रख दिया, लैम्बडा की जगह पर रख दिया 6 × 10⁻⁶, बीच में मल्टीपल का साइन मार्क, इंटू E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, रूट यहां तक चल ही रहा है, बटे में क्या चल रहा है भैया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, देन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। लालाओ काटा पीटी कर लेना, इसमें टाइम खराब अपन को करना नहीं है, जोड़ भाग गुणा भाग तो आपको करने आते ही होंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, वेग निकल कर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैंने आपको जो हमने गाउस की पहली एप्लीकेशन पढ़ी है, उस पहली एप्लीकेशन के बेसिस पर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं। ठीक है, पहले में मैंने आपको नॉर्मल सा न्यूमेरिकल दिया था, दूसरे में थोड़ा सा मैंने लेवल को क्या किया है, थोड़ा सा लेवल अप किया है, और उसके बेसिस पर मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करके बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें एक चीज और, हम उसको लास्ट क्लास में क्योंकि थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था तो उसको मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप चाहें तो इसको इसी तरीके से बेसिस आपके बुक्स में काफी सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप इनको शॉर्ट आउट करेंगे, खुद अपने हाथों से हल करेंगे, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रेखीय आवेशित चालक तार के कारण, किसके कारण, रेखीय आवेशित चालक तार के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या की थी बच्चों, गणना की थी, कैलकुलेशन की थी ना। तो जिसका फंक्शन हमारे पास आया था कि E = में 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r। ठीक है, अब दो एक सांख्यातिक नियतांक है, k क्या है, कांस्टेंट है। अगर इन कांस्टेंटली फलन को हम यहां से हटाएंगे तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि भैया किसी रेखीय आवेशित चालक तार के कारण किसी पॉइंट पर जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है ना, वो दूरी r के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इससे क्या मतलब हो रहा है, अगर E बढ़ेगी तो r घटेगी, भाई व्युत्क्रमानुपाती है ना, उल्टे हो गए दोनों के। अगर E बढ़ रहा है तो r घटेगा, अगर r बढ़ रहा है तो E घटेगा। अगर कोई महापुरुष आपसे कहे कि आप E और r दोनों के मध्य ग्राफ खींचिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा E व R के मध्य ग्राफ, E व R के मध्य ग्राफ, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ। दिस इज द कॉल्ड इज एक्स एक्सिस एंड y दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ O। अब आप देखेंगे E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस एक कर्विकल लाइन प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ओके, फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड के लिए आप देख सकते हैं, ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है E और R के मध्य, किसके मध्य ड्रॉ किया बेटा, E और R के मध्य। सेकेंडरी सिचुएशन बन सकती है E व 1/r के मध्य, E व 1/r, तो E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर अब मैं इसको लिखूं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/में R, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगर अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिस पॉइंट O, अब मैं ग्राफ खींच रहा हूं E एवं 1/r के मध्य। ठीक है, तो मुझे कैसी लाइन प्राप्त होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अरे बात समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स का पैटर्न समझ में आया होगा। ठीक है, और आप घर पर जाकर भी इसको हल करेंगे। इनफैक्ट तरीका मैंने आपको सामने सब कुछ शो ऑफ कर दिया है। अब आप जितना ज्यादा हो सकता है सबसे पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हल करने का प्रयास करें, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, फिर आप बड़े न्यूमेरिकल्स पर भी हाथ आजमाइएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।